अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद ने जनाब हुक्मरान इत्तेहाद के अहम तरीन इजलास का पहला सरकारी और गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है, जिसके तहत हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातों यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, इन दोनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज जो कार्रवाई थी उसका शराजा बखेर के रख दिया गया है। उन्होंने तो बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है, क्योंकि दोनों लीडरान चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो चाहे बिलावल भुट्टो हों, दोनों की तरफ से तकरीबन मिलता जुलता रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से ये बात बाज़ाब्ता तौर पर की गई है कि जनाब पहले बंदूक की नोक पर जो है वो मुज़ाकरात के लिए मजबूर किया जाता था और अब हथौड़े की नोक पर जो है वो मुज़ाकरात के लिए आमादा करने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाकरात होंगे लेकिन किसी दबाव या किसी ब्लैकमेलिंग के नतीजे में नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो पेशरफ्त जो आज सुबह नज़र आ रही थी, उस पेशरफ्त में किसी न किसी लेवल के ऊपर जो है वो रखना आ गया है, उसके अंदर कोई ना कोई पेचीदगी आ गई है। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये पेचीदगी आती ना अगर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से की तरफ से ये रिमार्क्स सामने ना आते कि इलेक्शंस जो हैं वो 14 मई को ही होंगे, हम अपना फ़ैसला रिवर्स नहीं करेंगे, हम अपने फ़ैसले पर कायम हैं। इस तरह के रिमार्क्स सामने आने से इनफैक्ट कुछ मिक्स सिग्नल्ड गए हैं हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ, और इन मिक्स्ड सिग्नल्स की वजह से ये जो सिचुएशन है वो खासी हद तक ख़राब हुई। क्योंकि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है ईवान वज़ीर आज़म में, वहाँ पर जो हुकूमती एहलकार थे और ख़ास तौर पर जो उनके कानूनी माहिरीन थे, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ये भी शामिल थे, उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था वो यही था कि जनाब अगर तो इलेक्शन 14 मई को होने हैं, फिर क्या बात होगी, फिर कौन से इंतखाबात, फिर कौन से मुज़ाकरात, फिर किस चीज़ का क्या फ़ायदा, फिर तो वो ब्लैकमेलिंग है और फिर हम अपने उसी चक्कर के अंदर जो 3-4 वाला फार्मूला है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उसी फार्मूले को लेके आगे चलेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन फैक्ट ये जो लाइन आई है, जिस लाइन के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल साहब ये दोनों जिस लाइन के ऊपर कारबंद हैं, वो लाइन पाकिस्तान से नहीं आई, वो लाइन आई है सऊदी अरेबिया से। क्योंकि जो फ़ैसला साज है इस वक्त, असल सियासी फ़ैसला साज वो हाल मुकीम सऊदी अरब है। चूँकि वो हाल मुकीम सऊदी अरब है, लिहाजा वहाँ से जो सिग्नल्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के आए हैं कि भैन तुसी की हर वक्त जड़ा वे लम्बे पैण नूं आमादा रहंदे हो। दैट इज़ नॉट दी वे कि अगर आपने सियासत करनी है, अगर आपने मैदान में रहना है, तो ये क्या तरीक़ाकार है कि 100 जूते भी खाएँ, 100 प्याज भी खाएँ, एक चीज़ का फ़ैसला कर लो, या 100 छितर खा लो या 100 गंडे खा लो। ये क्या बात हुई कि दोनों मिक्स करके मिक्स अचार पार्टी करनी है। वहाँ से आया है सीधा और बड़ा तगड़ा किस्म का रिस्पॉन्स। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मेरा ये मानना है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास ये वाली जो लाइन है ये पहले से ही मौजूद थी, जिसके अंदर लंदन सरकार जो हाल मुकीम सऊदी अरब हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से कहा था कि ज़रा थोड़ा सा अपने पैरों पे वज़न डाल के खड़े हों, और आप खड़े होंगे तो आपकी अमामत में ये सब लोग आगे खड़े हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये जो इस वक्त गिव एंड टेक की सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से मुफाहमत के जो पॉलिटिक्स है, जो पैगाम आया था आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, उस पैगाम पर तो लगा दिया गया फुल स्टॉप। और उसके बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ, वहाँ पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। और उसके बाद कल जब बिलावल साहब की डेरा इस्माइल ख़ान में मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किसी तरह की लचक दिखाने से इनकार कर दिया। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस मुलाकात के दौरान जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बिलावल साहब के साथ हुई, वहाँ पर मौलाना साहब की तरफ से एक जुमला अदा किया गया बिलावल साहब के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ये कहा मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल साहब से कि ना मैं मुफ्ती महमूद हूँ, ना आप जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं। ये एक हिस्टोरिक उन्होंने एक मंजरनामा सामने रखा था, क्योंकि उस वक़्त जब ये उन्होंने ताबीर की ये बात, वो उस वक़्त चूँकि आइन साजी का मराहल जारी थे, और यही 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक़्त बाज़ीचा इत्तफ़ाल बना हुआ है, हर बंदा आता है अपनी मर्ज़ी से, उसकी हाथ पाँव उंगली शुंगली तोड़ता है और आगे निकल जाता है। मनपसंद मानी पहनाए जाते हैं, मनपसंद तशरीह की जाती है, अपनी तरफ से जो आइन है उसको रीराइट करने की कोशिश की जाती है। जो असल खालिकीन है या उनकी जो औलादें हैं वो आपस में बैठ के इसी तरीके से बात करते हैं, यार ना मैं मुफ्ती महमूद ना तो जुल्फ़कार अली भुट्टो है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान जब डेडलॉक पैदा हो गया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तब
इन दोनों के दरमियान जो डायलॉग था उसने इनिशिएट हुआ था और फिर दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो दूर किए गए थे और उस डायलॉग के नतीजे में पाकिस्तान को एक पहला मुत्तफ़िका आइन मिला था। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से ये जुमला कहना बुनियादी तौर पर बिलावल साहब को इस बारे में इशारा देना था कि भाई इनफैक्ट इस वक्त वो पार्लियामेंट जो एक आइन साज इदारा है, हमला उस आइन साज इदारे के ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान के कानून साजों के ऊपर हो रहा है। और ये वो मौका है जहाँ पर पाकिस्तान के कानून साज इदारे जिसने आइन को तख्लीक किया है उसको महफूज बनाना, उसको मोतबर बनाना, उसको बालादस्त बनाना ये ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि हम किसी और तरफ जाके किसी और तरीके के साथ जो सियासत है उसको करने की कोशिश करें। और इसी मुलाकात के बाद जो आज की पेशरफ्त है वो अगर आप देखें तो बिल्कुल वैसा ही जो हालात हैं वो सामने आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जिस मौक़िफ़ का अदा किया गया था, जो मौक़िफ़ उनकी तरफ से सामने लाया था, वो आज दुरुस्त होता हुआ महसूस हुआ इस वजह से कि पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे, पाकिस्तान के जो अहम तरीन इंसाफ का इदारा है उसके बारे में ये जो तासुर है ये अब बहुत ज़्यादा शदीद होता चला जा रहा है कि जनाब इस इदारे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ या वहाँ पर मौजूद चंद शख्सियात का जो मतबा नज़र है वो सिर्फ इमरान खान साहब की ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुँचाना है, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। अदरवाइज़ ये जो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से रिमार्क्स आए थे कि जनाब हमने तो 14 मई के तारीख़ के ऊपर हम तो कायम हैं, अगर वो ये वाले रिमार्क्स ना देते तो शायद ये सिचुएशन आगे बढ़ जाती और फिर बिलावल साहब को ये बात कहने की ज़रूरत पेश ना आती कि पाकिस्तान के अंदर 1 यूनिट के असूल को लागू करने की कोशिश की जा रही है और अगर एक सूबे में इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो बाकी 3 सूबों पर इसके असरात पड़ेंगे और मसाइल का हल नहीं निकलता तो वफाक और जमहूरियत दोनों ख़तरे में आएंगे। अब जहाँ तक वफाक और जमहूरियत की बात है ये तो हकीकी मानों में इस वक्त ख़तरात में आते हुए महसूस होते हैं अगर ये डायलॉग से कोई ना कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि वो मुलाकात जो होनी थी वो आपस के अंदर तो शायद किसी ना किसी लेवल पर हुई है, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स का सुप्रीम कोर्ट में आकर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में आगाह करना कि जनाब हम मुलाकात या मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए या मुज़ाकरात को आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई पेशरफ्त हकीकी मानों में सामने आती हुई नज़र नहीं आई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब और फ़ारूक एच नाइक साहब ये दोनों गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ पर जाकर कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पर उन्होंने इस तरह की को बात की है मेरी इतलात के मुताबिक कि जनाब आप वक्त दें, आप इसको टाइम बाउंड ना करें कि जनाब 27 नू आ जाना पाए, 28 नू आ जाना पाए, 25 नू आ जाना या कल भी हम गुफ्तगू करते हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप इसमें इसको ये जो मुज़ाकरात का अमल है इसको वक्त की कैद के अंदर ना रखें, इसको ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा नज़र सानी करें ताकि सियासतदान एक दूसरे के साथ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो लेके तो फिर किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ सकें, जिस पर ये जो समात है इसको 27 अप्रैल तक मुलतवी किया गया है। अब इसका मतलब यह है कि कल कोई समात नहीं होनी, इसका मतलब यह है कि अब जो पेशरफ्त होगी वो 27 अप्रैल तक होगी। अब इस दौरान क्या होगा ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसी एक इम्पॉर्टेंट सवाल के इर्द गिर्द कुछ चीज़ें अभी आगे बढ़ने वाली है। मिसाल देता हूँ आपको, इस दौरान इम्कान ये है कि शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने सऊदी अरब का दौरा करना था वो उन्होंने मनसूख कर दिया और इस दौरान वो अपने भाई साहब से कुछ दोबारा से निगोशिएशनल प्रोसेस का आगाज़ कर सकते हैं। इस दौरान मुस्लिम लीग नून जिसने अभी तक पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अपने अपने उम्मीदवारों को अभी तक टिकट्स अलॉट नहीं किए, जिसकी वजह से ये आज सारा दिन जो है वो ख़बरें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर चलती रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया है। तो इससे इनफैक्ट एक मनफी तासुर पैदा हुआ है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो ये एक कमज़ोरी, मेरी नज़र में ये कमज़ोरी का एक पहलू हो सकता है मैं गलत हूँ कि आप अपने आप को किसी भी निगोशिएशनल प्रोसेस में आने के बाद अगर आप अपने आप को उस प्रोसेस से अलग कर देंगे या आप उस प्रोसेस में आने के बाद जो आपका डेमोक्रेटिक एक जो रवैया होना चाहिए आप उस रवैये से बाहर निकल जाएंगे तो चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, तो इस सिचुएशन के अंदर हालात ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि एक राय है, वो राय ये है कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त बहुत ज़्यादा
डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त माजी की तरह अपने मसल्स को दिखाने के लिए आमादा नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त हथौड़ी वाली सरकार जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ते हुए और लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तमाम लोग जो माजी के अंदर अपने डोले शोले दिखाते रहे हैं, अपनी ताकत दिखाते रहे हैं, वो अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, अगर वो इस लेवल पर सिचुएशन चली जाती है जहां पर उनको अपने डोले दिखाने पड़ेंगे, तो आप यकीन जाने कि वो डोले भी दिखाएंगे और डंडे भी दिखाएंगे, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन कोई नहीं रह जाएगा। और अगर ये डेडलॉक आगे बढ़ता है, जिस तरीके से 27 अप्रैल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल ऑर्डर आया था कि 27 अप्रैल तक फंड्स ट्रांसफ़र होने चाहिए, अब इसकी समाअत भी 27 अप्रैल तक हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पैगाम मिल गया है कि 27 दिसंबर की आपके पास डेट है, 27 दिसंबर तक वो पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लें। 27 दिसंबर तक अगर आपकी पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होगी तो उसके बाद 27 अप्रैल को आपको बताना पड़ेगा कि आपने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये मुंतकिल किए। उसके बाद आके आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपने ये पैसे मुंतकिल नहीं किए तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी। और सुप्रीम कोर्ट ये बात मुख्तलिफ इशारों में बता चुकी है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हुकूमत पर होंगे, क्योंकि वो जो फाइनेंस बिल, ये जो पैसे ना देने पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए थे कि जनाब इसका मतलब ये है कि हुकूमत एतमाद खो बैठी है, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये आगे बढ़ेगी और 27 अप्रैल तक अगर ये पॉलिटिकल डायलॉग आगे नहीं बढ़ता तो इसका मतलब ये है कि 27 अप्रैल के बाद ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं ये आगे बढ़ेंगी। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आगे बढ़ने का मतलब तो एक तरफ तो सीधा सीधा होगा कि यहाँ से कुछ हुकूमती अहदेदारों की पहले मरहले में छुट्टी होगी। दूसरा इसका जो पहलू है वो पहलू ये होगा कि उसके बाद आपको 14 मई को इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आएंगे। और तीसरा पहलू ये होगा कि जब ये एक बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल डेवलप हो जाएगी तो फिर उसके बाद तीसरी कुव्वत के आने के इम्कानात बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस गैप को कवर किया जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही बात की है बिलावल ने और इसी से मिलती जुलती बात की है मौलाना फजल रहमान ने। मौलाना फजल रहमान साहब की अगर बात कहूँ तो उनकी बात में ज़्यादा वज़न है मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि इस वक्त अगर हुक्मरान इत्तेहाद अपनी पोजीशन को मेरी राय में अगर वो चाहता है कि पब्लिक के अंदर उसका जो एक इंप्रेशन है बने, तो उसको फजल रहमान साहब को आगे करके उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि मौलाना साहब ने जो बात की है कि जिस अदालत के ऊपर, जिस फैसले के ऊपर पूरी पार्लियामेंट ने अदम एतमाद कर दिया है, मैं उस अदालत के सामने, उस बेंच के सामने कैसे पेश हो सकता हूं, तो ये वो नुक्ता है जिसको आगे लेकर बढ़ा जा सकता है। लेकिन उसके लिए मसल्स होना ज़रूरी है, उसके लिए पैरों पर वज़न डालना ज़रूरी है। और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए माज़रत के साथ इस तरह की कोई बात को सोचना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उनके लिए कमरे में हड्डी और पैरों पे वज़न डालना दोनों काम ही बड़े मुश्किल हैं। और इसीलिए जो सऊदी अरब सरकार है वही कुछ रोल प्ले कर सकती हैं और वही इस वक्त रोल प्ले कर रही हैं। अदरवाइज़ बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान दोनों जिस लाइन पे हैं वो लाइन सेम ना होती, वो लाइन ही इनफैक्ट ऐसी लाइन है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ये जो एक सियासी बहरान है उससे मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद बाहर निकल सकता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।